The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज के शो में आपसे क्या बात करूंगा, दो महिलाओं की बात करूंगा। किरण बेदी, जो अभी कल तक पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करती थी, अब नहीं है। बात करूंगा रमानी केस की, जिसमें मोदी सरकार में मंत्री रहे और उससे भी पहले राजीव गांधी के क्लोज कॉन्फिडेंट रहे एमजे अकबर। इनको लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दो महिलाओं की बात हो गई, दो चुनावों की, दो सियासी समीकरणों की भी बात करूंगा। पंजाब में पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनके क्या मायने हैं, क्या किसान आंदोलन से इनका कोई संबंध है? भाजपा कई बड़े नेताओं के साथ, जहां पर किसान आंदोलन मजबूत है, मीटिंग कर रही है। इन सब के सबब क्या है और क्या है सबब कि पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो ऑपरेशन कमल को लेकर बयान दे रहे हैं। वैसे बयानों का जिक्र होगा तो प्रधानमंत्री का जिक्र होगा और जिक्र होगा पेट्रोल पर उनके बयान का। 100 के पार आंकड़ा गया। इस पर हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और विशेषज्ञों का क्या कहना है। तो आइए शुरू करते हैं लल्लन टॉप शो में सबसे पहले होता है दिन का वीडियो। ये वीडियो देखिए जो कश्मीर से आया है। आपने देखा, एक बार फिर से विदेशी राजनयिक यानी कि डिप्लोमेट्स कश्मीर के दौरे पर हैं। कहां के हैं ये डिप्लोमेट? चिली, ब्राजील, क्यूबा, बोलीविया, फ्रांस, नेदरलैंड और घाना समेत 24 देशों के राजदूत हैं। ये 2 दिन कश्मीर वैली में रहेंगे। इस दौरे का मकसद दुनिया को यह दिखाना है कि हाल में संपन्न हुए डीडीसी के चुनाव, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव, उसके बाद विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर भारत अपने इस राज्य में, यूटी में कैसे काम कर रहा है। आज इन राजदूतों को बडगाम में पंचायती राज के ढांचे पर कैसे शिकायत का निवारण होता है, उस प्रक्रिया के बारे में बताया गया। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिसमें राजनयिक आम लोगों से बात करते नजर आ रहे हैं। 18 फरवरी को ये राजनयिक जम्मू भी जाएंगे। ये तीसरी दफा है जब विदेशी डिप्लोमेट्स या पॉलिटिशियंस को कश्मीर का दौरा करवाया जा रहा है। पहला दौरा हुआ था अक्टूबर 2019 में, यानी पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद। तब यूरोपियन यूनियन की संसद से 23 सांसदों का दल घाटी के दौरे पर था। दूसरा दौरा शुरू हुआ था 9 फरवरी 2020 को। तब 15 एम्बेसडर्स को श्रीनगर ले जाया गया था। अब यह तीसरा दौरा है। घाटी में खूब विकास हो, लोकतंत्र खूब विकसित हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लंबे समय से आतंकवाद का दंश झेल रहे लोग यही चाहते हैं, लेकिन कई टिप्पणीकार पूछ रहे हैं कि क्या इसके लिए विदेशी नागरिकों का दौरा जरूरी है। इस पर विद्वानों की राय बटी है। एक पक्ष है जो कहता है कि विदेश में पाकिस्तान और उसके समर्थक कश्मीर के मुद्दे को लेकर, मानवाधिकार को लेकर लगातार भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। तो भारत की तरफ से ये जरूरी डिप्लोमेटिक एफर्ट है जिसमें विदेशों के राजनयिकों को बुलाकर यह दिखाया जा रहा है कि अब तक कश्मीर की क्या स्थिति थी और भारत का जो स्टेट है, भारत की जो सरकार है, वो क्या काम कर रही है। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि विदेश में राय को लेकर सिलेक्टिव नजरिया कैसे चलेगा। कभी कोई विदेशी आलोचना कर दे तो आप कहिए कि हमारा इंटरनल मैटर है, और लेकिन फिर उसी इंटरनल मैटर को लेकर आपकी छवि दुरुस्त रहे, इसलिए एक्सटर्नल लोगों को आमंत्रित किया जाए। विद्वान हैं, अपनी राय देते रहते हैं। सत्य को देखने के कई नजरिए होते हैं। हम फिलहाल चलते हैं सुर्खियों की तरफ। आज के दिन की सबसे बड़ी सुर्खी, बल्कि कहिए सबसे बड़ी खबर, पत्रकार प्रिया रमानी के मामले में आए फैसले से बनी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज पत्रकार प्रिया रमानी को मानहानि के मामले में
बरी कर दिया। ये क्या है मानहानि का मामला? इसकी शुरुआत 2017 से होती है। 2017 में वोग इंडिया मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा प्रिया रमानी ने, और इसमें इल्जाम लगाया कि एक बहुत प्रतिष्ठित संपादक ने मेरा यौन उत्पीड़न किया। 2018 का दौर आता है, अगले बरस मीटू का कैंपेन चलता है, और तब रमानी ने यह दावा किया कि ये संपादक जिनका जिक्र मैंने अपने आर्टिकल में किया था, संकेत के तौर पर ये MJ अकबर थे। प्रिया के मुताबिक 1993 में वो मुंबई के ओबराय होटल में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंची थी, और वहां पर MJ अकबर ने उनका यौन शोषण किया था। तब अकबर सियासत में एक दफा आकर वापस पत्रकारिता में लौट आए थे। कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ चुके थे, एक बार जीत और फिर हार चुके थे, और उस दौर में पत्रकार थे। रमानी ने इस वाकये को लेकर कई ट्वीट किए। 2018 में MJ अकबर मोदी कैबिनेट में विदेश राज्य मंत्री थे, मीटू कैंपेन से पहले बन चुके थे। रमानी के बाद MJ अकबर के साथ काम कर चुकी करीब 20 महिला पत्रकारों ने और उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया, और इसके जवाब में 15 अक्टूबर 2018 को MJ अकबर ने सबसे पहले आरोप लगाने वाली प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया। अकबर ने प्रिया के आरोपों को काल्पनिक बताया और दावा किया कि उनके आरोपों से मेरी छवि खराब हुई है और लोगों की नजर में प्रतिष्ठा धूमिल। लेकिन इस पलटवार तक देर हो चुकी थी। 17 अक्टूबर 2018 को मोदी सरकार ने MJ अकबर से इस्तीफा ले लिया। अकबर के हाथ में अब बस केस लड़ना रह गया। उनकी याचिका के बाद अदालत ने प्रिया रमानी को समन भेजा, और फरवरी 2019 में 10,000 के बॉन्ड पर जमानत मिली। इसके कुछ महीनों बाद यानी कि नवंबर 2019 में रमानी और अकबर दोनों पार्टीज ने, अदालत ने जो एक सजेशन दिया था कि आपसी समझौता कर लीजिए, इस प्रस्ताव को नकार दिया। यह महत्वपूर्ण है, दोनों ने नकार दिया। इसी महीने में दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रहे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पहुजा का तबादला किया, और फिर यह मामला पहुंच गया जज रविंद्र कुमार पांडे की अदालत में। तकरीबन 2 साल सुनवाई चली। इस दौरान रमानी ने दलील दी कि उनकी बातें अच्छी नीयत से और लोक हित में कही गई थी। अकबर की तरफ से दलील दी गई कि जिस मीटिंग का जिक्र रमानी ने किया वो हुई ही नहीं। अकबर ने इस तरफ भी ध्यान दिलाया कि किसी मामले में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। ऐसे में तकरीबन 3 दशक बाद सोशल मीडिया ट्रायल का आधार नहीं बनता। फिर रमानी ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं दिया। यह अकबर की दलील थी। 1 फरवरी 2021 को राउज एवेन्यू अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा। फैसले की तारीख पहले 10 फरवरी थी, लेकिन उस दिन फैसले को टाल दिया गया। कानूनी और अदालती फैसलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच पर छपी अदिति सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक आज अदालत में मामले का नंबर दोपहर 2 बजे आया। जज रविंद्र पांडे ने कहा कि वो फैसले में कुछ सुधार करना चाहते हैं। आधे घंटे बाद फैसला सुनाते हुए जज ने अकबर की याचिका खारिज करते हुए कहा कि समाज को यौन उत्पीड़न के शिकार हुए लोगों पर पड़ने वाले असर को समझना चाहिए। जब कथित घटना हुई तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए बनाई गई विशाखा गाइडलाइंस प्रभाव में नहीं थी। ऐसे में रमानी का खुलासा काम करने की जगह पर यौन उत्पीड़न को रोकने में सहायक माना जाएगा। अपने फैसले में आगे जज ने कहा कि अकबर भले प्रतिष्ठित हों, लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्ति भी यौन उत्पीड़न कर सकता है, और एक औरत को दशकों बाद भी शिकायत करने का अधिकार है। इस फैसले की एक लाइन पर खूब चर्चा हो रही है, राइट ऑफ रेपुटेशन कांट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ राइट टू डिग्निटी, यानी प्रतिष्ठा के अधिकार की सुरक्षा मर्यादा और गरिमा के अधिकार की कीमत पर नहीं की जा सकती। गरिमा और मर्यादा प्रधान है, प्रतिष्ठा बाद में आती है। यह फैसला आने के बाद प्रिया ने पत्रकारों से कहा उनकी लड़ाई खुद के लिए नहीं बल्कि सभी औरतों के लिए थी। इस फैसले के बाद दूसरी औरतें भी आगे आएंगी, और ताकतवर मर्द किसी पीड़िता को कोर्ट में घसीटने से पहले 2 बार सोचेंगे। I feel amazing. I feel vindicated that the court recognized my truth and that justice prevailed. And this case was not about me. It was about all the women who spoke up about sexual harassment in the workplace as part of the Me Too movement. And this is for all of them. And I hope less powerful men try to bully women who speak up by filing false cases against them. अकबर फैसले के वक्त नीचे देखते रहे और फिर अपने वकीलों के साथ वहां से चले गए। उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। हम बढ़ते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ, जो किसान आंदोलन से जुड़ी है। पंजाब में रेल रोकने से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब रेल खोलो के नारे पर पहुंच गया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने 8 महीने से रेल रोक रखी है, जनता को परेशानी हो रही है। गुरुवार को होना है रेल रोको आंदोलन, और इस समय राकेश टिकैत साहब हैं। आपकी रेलगाड़ी तो जो है ये आंदोलन की वो तो चल रही है,
लेकिन देश का कह रहे हैं रेल रोकेंगे। नहीं, हम तो रेल चलवाएंगे, उसके लिए तो आंदोलन रोक के और रेल चलवाने की बात करेंगे कि रेल चलाओ। पूरे देश सरकार ने रेल रोक रखी, पिछले 8 महीने से रेल रोक रखी, देश की जनता दुखी है, तो रेल चलनी चाहते इसमें। लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं कि रेल रोक के आप कह रहे हैं रेल चलवाने के लिए, और रेल चलवाने में किसानों का क्या योगदान? एक आधी ट्रेन आ रही, उस पर माला डाल देंगे, उनके लोगों को पूछेंगे भाई क्या परेशानी है। रेल अगर ज्यादा चलती तो रेल में तो फ्री चलने वाले थे, रेल का सबसे ज्यादा स्वागत तो हम करें। अगर रेल जितनी रेल थी वो चलनी चाहिए ना। रेल को कहाँ प्लान बना रहे कि रेल ना चले देश में? 8-9 महीने से हो गए, 1 साल हुआ रहा, रेल रोक के गिर दी सरकार ने। सड़क पर चल रहे चक्का जाम को लेकर टिकैत ने दावा किया कि वो सिर्फ 2 लेन पर बैठे हैं। ट्रैफिक को रोकने का फैसला पुलिस का है। NHAI जो कि हाईवे चलाती है, वो यूपी सरकार को कह रही है कि हाईवे खाली करवाइए आप। तो करवा लो ना, पिछला वाला है उसको चलाओ। ट्रैफिक तो पूरा चल रहा था यहाँ पे, वो क्यों बंद कर दिया? हाईवे तो बहुत चौड़ा है, हम तो 2 ही तो रोड पे बैठे, और तो खाली है पूरा, चलना चाहिए वो। हम भी कह रहे चलो। टिकैत ने यह भी कहा कि वो बंगाल भी जाएंगे। दर्शक जानते हैं बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी गंभीर है। गंभीर टीएमसी भी है क्योंकि 10 साल का उनका शासनकाल है। नेता जो पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के, सभी को लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, क्योंकि इससे भारतीय राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। इधर टूल किट मामले में जो किसान प्रोटेस्ट का ही और एक्सटेंशन है, जो अलग अलग मसले शुरू हो गए उनमें से एक, इसमें पुलिस की जांच अभी जारी है। गूगल और जूम की तरफ से जवाब नहीं आया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब और शांतनु मुलुक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस वारंट के खिलाफ निकिता जैकब ने बंबई हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। वो खुद पेशे से वकील हैं। आज बंबई हाईकोर्ट में फैसला सुनाया गया और इसमें निकिता को 3 हफ्तों तक गिरफ्तारी से राहत दी गई है। इसमें निकिता संबंध न्यायालय के समक्ष जाकर अपना पक्ष रख पाएंगी। मुलुक को पहले ही बंबई हाईकोर्ट ने 10 दिन के लिए राहत दी थी। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत राजस्थान से हुई थी, लेकिन अब देश के कई हिस्सों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार चला गया। कई जगह पेट्रोल भरने वाली मशीनों को भी दिक्कत आ गई कि उनकी सेटिंग में 3 आंकड़ों वाले दाम के लिए जगह नहीं है। आज तमिलनाडु में तेल और प्राकृतिक गैस से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले को एड्रेस किया। क्या कहा कि मिडिल क्लास पर कीमतों का भार इसलिए पड़ा क्योंकि पहले की सरकारों ने आयात घटाने पर ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री का संदर्भ 6.5-7 बरस पहले जो सरकारें थीं उनकी तरफ है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए 6.5-7 बरस से कुछ हो नहीं पाया। बाकी आप बयान खुद सुन लीजिए। I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. Now, it is our collective duty to work towards clean and green source of energy, reduce energy dependence. Our government is sensitive to the concerns of the middle class. आपने प्रधानमंत्री का बयान सुना, फिर हमें लगा नेता हैं, अपने हिसाब से बयान देते हैं, तो किसी विशेषज्ञ से भी पूछ लेते हैं कि ये आयात घटाने पर ध्यान देने न ध्यान देने का मसला क्या है। प्रधानमंत्री ने आज जो टिप्पणी की, हालांकि उसमें कोई स्पष्ट संकेत इस बात का नहीं था कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि पूरे देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध भी हो रहा है और लोग इसे महसूस कर रहे हैं, तो सरकार इससे अनदेखी कैसे रह सकती है। और उन्होंने आज इस बयान दिया, इस बयान पर आगे बहस और चर्चा शुरू होगी। उनका कहना था कि पिछली सरकारों ने बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भरता बढ़ा दी, लेकिन पेट्रोल डीजल के रिसोर्सेज पूरी दुनिया में सीमित हैं और दुनिया में सारे देशों के पास इसके संसाधन उपलब्ध नहीं है। क्यों भारत, चाइना और जापान और दुनिया की बहुत सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो वास्तविक रूप से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, पर उनके पास पेट्रोल डीजल के संसाधन नहीं है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ बड़े देश इनके पास पेट्रोल डीजल है और जो ओपेक देश हैं खासतौर पर, वो पूरी दुनिया को पेट्रोल डीजल की सप्लाई करते हैं और ये निर्भरता बड़ी स्पष्ट है पूरी दुनिया में। तो भारत में अगर हम प्रधानमंत्री के इस बयान का संदर्भ इस बात से लें कि वे पेट्रोल डीजल की कीमतों में
बढ़ोतरी को लेकर चिंता की तरफ इशारा कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है, क्योंकि भारतीय बाजार में इस समय कीमतें इसलिए नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची, उनमें तो अभी बढ़ोतरी शुरू हुई है। पर पेट्रोल डीजल की कीमतें तो पिछले एक साल में, पेट्रोल की कीमत तो पिछले साल में 18 से 19 रुपए बढ़ चुकी है। तब तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी नीचे थी, और जो भी ग्रोइंग इकोनॉमीज होती हैं या बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उन्हें ईंधन के या खपत की ज्यादा जरूरत होती है। तो चुनौती भारत में टैक्स का ढांचा ठीक करने की है, जो जहां पर सरकारों ने पेट्रोल और डीजल को अपनी कमाई का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत बना लिया है शायद उसकी जरूरत है। आयात पर निर्भरता तो दुनिया की हर उस अर्थव्यवस्था की बढ़ेगी जिसके पास तेल नहीं है और वो तेजी से ग्रोथ करना चाहती है। ये थी सुर्खियां। बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। करीब 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के बारे में सत्ता पक्ष से कई बार कहा गया कि विपक्षी पार्टियों के गुमराह करने से कुछ किसान आए हैं। किसी ने खालिस्तानी कहा, किसी ने कहा कि ये पवित्र आंदोलन है, किसी ने क्या, प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन आंदोलन जीवी भी वहां पहुंच गए हैं। यानी अलग अलग बयान आते रहे। यह भी कहा गया कि सब किसान कानूनों के खिलाफ नहीं है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के फैसलों और कामों का हिसाब जनता चुनाव में अपने वोट से करती है, और इस लिहाज से कहा जा सकता है कि किसान कानूनों पर पहला जनादेश पंजाब में आ गया है, जहां पर इन कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध है। क्या जनादेश आया? 14 फरवरी को हुए चुनाव के आज नतीजे आए, जिसमें कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई। चुनाव में बीजेपी और उसकी पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल लगभग साफ हो गए। आम आदमी पार्टी को भी कोई खास फायदा नहीं मिला। ये रिपोर्ट तैयार किए जाने तक 109 में से 104 नगर परिषदों के नतीजों का ऐलान हो चुका है, जिसमें 98 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 8 नगर निगम में से 7 नगर निगमों के चुनाव नतीजे भी आ गए। इनमें से 6 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। मोहाली नगर निगम के नतीजे कल तक आएंगे। इन चुनाव के नतीजों पर देखें तो सिर्फ पठानकोट की सीट ऐसी है नगर परिषद की जहां पर बीजेपी मुकाबले में नजर आई और मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। अब कांग्रेस के नेता इस पर अपने ढंग से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बीजेपी ने पहले ही प्रतिक्रिया दी। हम लगातार अखबारों में ये देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के नेताओं को आक्रोशित जनता ने प्रचार करने से रोका। बीजेपी ने कहा कांग्रेस के लोग रोक रहे हैं, कांग्रेस ने कहा जनता हिसाब मांग रही है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है कैप्टन अमरिंदर की। एक अरसे से सरकार रिपीट नहीं हुई। अकाली दल ये कारनामा कर चुका है। ऐसे में अमरिंदर को लग रहा है कि इस किसान विरोधी मोर्चे पर सवार होकर वो न सिर्फ निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेंगे बल्कि विधानसभा चुनाव में भी अपने को रिपीट कर पाएंगे। एक अरसे के बाद ही भाजपा और अकाली दल इन्होंने अलग अलग होकर चुनाव लड़ा और नतीजा सामने है। अब नतीजों पर टिप्पणियां देख लेते हैं। कांग्रेस के नेता मनप्रीत बादल, जी एक बादल कांग्रेस में भी हैं, उन्होंने ट्वीट कर बताया कि 53 साल बाद भटिंडा में कांग्रेस का मेयर बनेगा। भटिंडा में कांग्रेस ने 14 वार्ड जीते हैं जबकि अकाली दल को 7 वार्ड में जीत मिली है। यहां पर लगातार अकाली दल का दबदबा रहा है। बादल परिवार से आने वाली हरसिमरत कौर यहां से सांसद हैं और कुछ महीनों पहले तक नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद का हिस्सा भी थी। गुरदासपुर में भी सभी 29 वार्डों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यहां से सनी देओल बीजेपी के सांसद हैं। अब दुआबा इलाके की बात कर लेते हैं और इससे पहले कि आप ये बात सुने और पूछें कि ये दुआबा क्या है, बहुत सीधा सा अर्थ है 2 नदियों के बीच का इलाका। आब पानी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है और उसी से पंजाब बना। 5 नदियों का, 5 तरह के जल के सम्मिश्रण वाली जमीन। यहाँ पर पंजाब का जो अगर आप ज्योग्राफिकल एरिया देखेंगे तो मोटा माटी 3 इलाकों में ये बटा होता है, दुआबा, माझा और मालवा। दुआबा रीजन में कांग्रेस की टक्कर बीजेपी या अकाली दल के मुकाबले निर्दलीय उम्मीदवारों से ज्यादा रही। 60% सीटें कांग्रेस ने जीती, 26% निर्दलियों के खाते में गई और बाकी अकाली दल को 6 और बीजेपी को 2.5% सीटें मिली। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर इसी दुआबा इलाके में था। इसमें जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और नवाशहर जैसे इलाके आते हैं। अब इन नतीजों का अगर पिछली बार के नतीजों से आकलन करें, तुलना करके, तो पता चलेगा कि कितना शिफ्ट हुआ। 2015 में अकाली दल ने 34 नगर परिषद अपने दम पर जीती थी, बहुमत पाया था। 27 में बीजेपी के सहयोग से चेयरमैन बनाए थे, यानी बीजेपी अकाली गठबंधन की 61 नगर परिषदों में जीत हुई थी। इनमें से 8 में बीजेपी ने लीड किया था, लेकिन इस बार समीकरण बदल गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने इन्हें टीजर बताया, लेकिन दूसरे नेताओं के बयान भी आए, वो सुन लीजिए। हुंजा फेर जिੱਤ हुई है, ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। हारे को हरिनाम, लेकिन बीजेपी और अकाली दल, उनका भी तो पक्ष है इस हार के बारे में, उसे भी सुनिए। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, अपने वर्करों मेरे वालों बहुत बहुत बधाइयां हों। हम जानते हैं कि अहम फैक्टर्स क्या रहे। किसान आंदोलन सबसे अहम फैक्टर रहा, अकाली दल बीजेपी का गठबंधन न होना दूसरा फैक्टर रहा, और कांग्रेस रूलिंग पार्टी, उसको इसका भी फायदा मिला। इन सब को हम कैसे देखें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, देश की राजनीति के संदर्भ में, ये जानने के लिए हमने बात की विशेषज्ञ से। देखिए, ये जो चुनाव हुए हैं लोकल बॉडीज के, ये इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो ये चुनाव हुए हैं उस साल में जिस साल में पंजाब के असेंबली के इलेक्शंस भी ड्यू हैं, अगले फरवरी में इलेक्शंस ड्यू हैं पंजाब असेंबली के। और दूसरी चीज है जो फार्मर्स का एजिटेशन हो रहा है, जो किसानों का मोर्चा वहां दिल्ली में लगा हुआ है, कि उसके मद्देनजर ये वाले इलेक्शंस हुए हैं। और ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो हैं और पंचायती इलेक्शन जो हैं, ये जनरली रूरल एरियाज में और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरियाज जो उसके अंदर होते हैं उसमें हुए, और 8 में से 6 के तो नतीजे आ गए जिसके अंदर सारे ही जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं वो कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। तो साफ जाहिर है कि इन दो जो खासतौर पे फार्मर्स एजिटेशन जो चल रहा है, किसानों का मोर्चा, उसमें उसका बहुत बड़ा भारी इम्पैक्ट इस पर पड़ा है इन इलेक्शंस के ऊपर। और जो खासतौर पे माझा एरिया है जिसमें मालवा एरिया है जिसके अंदर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है और जिसके अंदर ये सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आधे से ज्यादा की हैं, वहां पर बहुत ज्यादा कांग्रेस को सपोर्ट मिली। इससे साफ जाहिर है कि किसानों की सपोर्ट कांग्रेस के लिए है। आपको मालूम ही है कि अकाली पहले ही छोड़ गए थे बीजेपी को, तो वो दोनों स्प्लिट हो चुके हैं और दोनों का आपस में दोनों को ज्यादा ही नुकसान हुआ है। हालांकि अगर वो इकट्ठे होते तब भी नुकसान तो होना था, क्योंकि जो किसानों का जो एजुकेशन चल रहा है इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट है लोकल लोगों में। जो वहां नहीं भी गए उनको वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सिर्फ वही नहीं, जो इवन अर्बन एरियाज में जहां पर शहरों में भी लोगों सड़कों पर चौराहों पर खड़े होकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई। इससे साफ जाहिर है कि जब पूरा जो सपोर्ट है वो कांग्रेस को मिल रहा है, ना अकालियों को, ना बीजेपी को और ना आम आदमी पार्टी को भी। तो एक तो ये चीज। दूसरा ये कि असेंबली इलेक्शंस पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। वो वहां पर भी यही है कि पहली बार अकाली और बीजेपी अलग अलग हैं, तो उनकी वोट स्प्लिट होंगी, तो दोनों का कोई ज्यादा चांस अच्छा लग नहीं रहा किसी भी तरह का आने का। आम आदमी पार्टी के चांस अभी भी कुछ है, मैं ये कहूंगा कि वो फाइट दे सकती है, पर कैसे वो आगे 1 साल के लिए चलेगी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी जो है उनको किसानों की सपोर्ट नहीं मिली है। तो ये दोनों मुद्दों की नजर से इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हैं ये। और सारा जो कांग्रेस को इसकी सपोर्ट मिल रही है उससे साफ है कि अमरिंदर सिंह को की अपनी भी सपोर्ट काफी है। उनको मतलब उनकी अपनी भी फॉलोइंग काफी ज्यादा है और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शंस जैसे हो रहे हैं, मेरे को जहां तक अभी लग रहा है, अभी 1 साल है, कि वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस लग रहा है। कि एक तरफ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो अनडिस्प्यूटेड लीडर है एट दिस टाइम, लेकिन उनके साथ में 2-3 ऐसे जो और बनना चाहते हैं और जो बनने के काबिल भी हैं, जैसे नवजोत सिद्धू है फॉर इंस्टेंस। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी ज्यादा चिप बनती नहीं है, आपको मालूम है, और वो कैबिनेट से बाहर भी हैं आजकल। लेकिन वो बहुत सक्रिय भी हैं, वो पॉलिटिक्स में आना भी चाहते हैं, वो चीफ मिनिस्टर भी बनना चाहते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है कैप्टन अमरिंदर सिंह पर, सेंट्रल कमांड का, पार्टी कमांड का, कि नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना।
वो मिनिस्टर बनाने को तैयार हैं कि अच्छा जो मिनिस्ट्री छोड़कर गए थे उसमें वापस आ जाओ, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ। तो हरीश रावत जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी बड़ा प्रेशर डाला हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह पे कि जो है इनको आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, पर वो नहीं बना पाए। क्यों? उसका एक रीजन ये है कि और जो 2-3 और कंटेंडर्स हैं, जिसमें मनप्रीत सिंह बादल हैं जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और जैसे बाजवा हैं, प्रताप सिंह बाजवा जो एमपी हैं, तो ये भी सारे कंटेंडर्स हैं, और सुनील जाखड़ हैं जो इनके कांग्रेस के चीफ थे। तो वो सारे जो हैं, जो सेकंड रैंक पर कंटेंडर्स हैं कि आफ्टर अमरिंदर हो, तो उसमें ये सारे आ जाते हैं। तो अब कंटेस्ट की ये बात है कि अगर नवजोत सिद्धू को बना दिया तो ये जो दूसरे हैं वो इनके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का भी बहुत उतना जोर नहीं है जितना पिछली बारी था। तो अगला इलेक्शन जो अगली फरवरी में है, मेरे को लग रहा है वो कांग्रेस पर ही फोकस्ड रहेगा, लेकिन वो उसमें से कितने रेबल्स हो जाते हैं, कितने डिसिडेंट्स होते हैं, कितने आपस में मार्केट कर लेते हैं, उस चीज पर काफी डिपेंड करेगा। तो इसलिए बेसिकली जैसा मैं कह रहा था कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही लग रहा है, इलेक्शन ऐसे ही होंगे। दिल्ली की सीमा पर 3 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों में ज्यादातर पंजाब के हैं और किसी को भी ये मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि नतीजों पर पिछले 3 महीनों में हुई घटनाओं का बड़ा असर रहा। अब बड़ी खबर के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं उन 2 बड़े नामों की जो पिछले 4 बरस में आपसी झगड़ों की वजह से अखबारों की सुर्खियां बनते थे। दोनों अलग अलग संवैधानिक पदों पर थे, लेकिन दोनों में ये दिखाने की होड़ रही कि कौन बड़ा है, और अब दोनों की नौकरी एक साथ जाती दिख रही है। एक की चली गई है और दूसरे की कई लोगों को लगता है बस जाने वाली है। हम बात कर रहे हैं पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी की और वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री वी नारायणसामी की। उनके पद के आगे कभी भी पूर्व लग सकता है। मनमोहन सिंह की सरकार में जब वी नारायणसामी मंत्री थे तो किरण बेदी उस अन्ना आंदोलन में थी जिसने सरकार को घुटने पर ला दिया था। 2014 में यूपीए के हारने पर वी नारायणसामी का मंत्री पद चला गया। किरण बेदी को फिर बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया 2015 में, लेकिन वो विधायकी ही हार गई, बीजेपी तो चुनाव हारी ही। यानी वी नारायणसामी और किरण बेदी दोनों सत्ता की दृष्टि से बेरोजगार थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं बन पाने वाली किरण बेदी को फिर मोदी सरकार ने दिल्ली जैसे ही एक और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का उपराज्यपाल बनाकर भेज दिया। इसको पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन कहते हैं। ये मई 2016 की बात है। 2016 में ही पुदुचेरी में विधानसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस ने डीएमके के साथ मिलकर यहां सरकार बनाई और नारायणसामी की भी सत्ता में वापसी हो गई, वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद से पुदुचेरी की खबरें जब राष्ट्रीय मीडिया में छपती थी तो मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के झगड़े का ही जिक्र होता था। बतौर उपराज्यपाल किरण बेदी ने सीएम के काम में कभी बिना हेलमेट बाइक चलाने को लेकर तो कभी सिंगापुर दौरे को लेकर अपना दखल दिया। कई दफा बात इतनी बढ़ी कि सीएम नारायणसामी को धरने पर बैठना पड़ा। वो शिकायत लेकर दिल्ली भी आ गए और कई बार किरण बेदी की होशियारी पुदुचेरी में बीजेपी और उनके सहयोगियों को भी उल्टी पड़ गई, जिसके बाद मोदी सरकार के दखल से किरण बेदी के फैसले बदले गए। इन झगड़ों को करीब 5 साल हुआ है और अब नए चुनाव से पहले पुदुचेरी में कई बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं, जिसका एक सिरा किरण बेदी को हटाने से जुड़ा है और दूसरा सीएम नारायणसामी की कुर्सी से। तो पुदुचेरी में मोदी सरकार और बीजेपी का क्या गेम प्लान चल रहा है और किरण बेदी की कुर्सी क्यों गई? कांग्रेस के सीएम की कुर्सी पर अब क्या खतरा है? इस पूरी बात को हम 2 हिस्सों में समझते हैं। पहले बात नारायणसामी की और कांग्रेस सरकार की। इस पर क्या क्या हो रहा है उसकी बात इस वीडियो से होकर गुजरती है। इस वीडियो में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और बाकी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने पुदुचेरी का दौरा किया और क्योंकि ये राहुल गांधी का दौरा है तो सरकार बचाने की किसी मैनेजमेंट से ज्यादा चुनाव प्रचार समझा जा सकता है और शायद कांग्रेस शासित पुदुचेरी में चुनाव से पहले ये राहुल गांधी का आखिरी दौरा हो। कांग्रेस विधायकों के टूट कर संख्या कम होने से ऐसा ही लग रहा है। नारायणसामी सरकार पर आए संकट को विधानसभा के गणित से समझिए। पुदुचेरी विधानसभा की कुल सीटें हैं 33, जिसमें 30 के लिए चुनाव होता है और 3 नॉमिनेट किए जाते हैं। इनमें से 5 घटा दीजिए, वो इसलिए क्योंकि एक विधायक को पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया और 4 के इस्तीफे मंजूर हो गए, यानी अब बचे 28। बहुमत का आंकड़ा 15। कांग्रेस के पास अपने विधायक हैं 10, सहयोगी डीएमके के 3 विधायक और 1 निर्दलीय, यानी नारायणसामी के पास हैं 14 विधायक। अब विपक्ष का हिसाब 3 नामांकित विधायक बीजेपी के, एआईएडीएमके के 4 हो गए 7। अब बीजेपी का गणित समझते हैं। 3 नामांकित विधायक बीजेपी के पक्ष में, एआईएडीएमके के जीते थे 4, ये हो गए 7 और कुल मिलाकर 14, यानी अभी वाले हिसाब से नारायणसामी के पास बहुमत से कम विधायक हैं। इसीलिए विपक्ष ने बहुमत परीक्षण की मांग की है और मुख्यमंत्री नारायणसामी भी कह रहे हैं कि उनकी सरकार को खतरा नहीं है। No, the MLAs who have gone,
3 persons resignation has been accepted, and we will prove our majority. We will do it according to the constitution. अब ये बात समझने की है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के विधायक इस्तीफे क्यों दे रहे हैं, जा कहां रहे हैं। 2 विधायकों ने 25 जनवरी को इस्तीफा दिया और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। नारायणसामी की सरकार में मंत्री रहे मलादी कृष्णा राव ने सोमवार को इस्तीफा दिया। उनके बारे में बीजेपी ने प्रेस रिलीज जारी कर ऐलान किया कि वो जल्द पार्टी में शामिल होंगे, यानी इस टूट का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। पुदुचेरी में कांग्रेस को तोड़ने का आरोप न लगे, इसके लिए बीजेपी नेता डिफेंस में भी लग गए हैं। पुदुचेरी बीजेपी के को इंचार्ज राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि समझदार कांग्रेस नेताओं को पता है कि उस पार्टी में अब कोई भविष्य नहीं है। तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से खेमेबाजियां और नंबर गेम दुरुस्त करने की कवायद जारी थी। इन सब के बीच मंगलवार रात को राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस रिलीज जारी हुई, जिसमें जानकारी थी कि राष्ट्रपति ने किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया है। उनकी जगह तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन को पुदुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये जो राज्यपाल महोदया हैं, ये तमिलनाडु की बीजेपी की चीफ रह चुकी हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी अपने पॉलिटिकल टेम्परामेंट में बड़े करीब के माने जाते हैं, यानी इन्हें यहाँ के सियासी हालात का भी अंदाजा होगा। अब इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि एक होता है इस्तीफा देना और दूसरा होता है हटाया जाना। किरण बेदी ने इस्तीफा नहीं दिया, उन्हें हटाया गया है। राजनीति के कुछ अलिखित कायदे होते हैं, जिसमें एक ये कि केंद्र की सरकार को यदि किसी राज्यपाल या उपराज्यपाल से दिक्कत है तो उसके कान में कहलवा दिया जाता है, संकेत दे दिया जाता है कि इस्तीफा दे दो। लेकिन किरण बेदी के मामले में ये नहीं हुआ, उन्हें राष्ट्रपति ने हटाया है। तो मोदी सरकार के इस फैसले को किस तरह से डिकोड किया जाए, कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। सीएम नारायणसामी ने किरण बेदी को हटाने पर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि बेदी एक समानांतर सरकार चला रही थी और चुनी हुई सरकार के काम में अड़ंगे डालती थी। On the one side, Narendra Modi government was targeting our government. On the other side, Dr. Kiran Bedi has been creating problem for our government every day, interfering in the day-to-day administration, running parallel administration, calling the officers, giving direct instructions, going to field visit without the knowledge of the ministers and chief minister, blocking all the welfare schemes. All these things have happened, for which we have been fighting against Dr. Kiran Bedi. ये तो हुआ मुख्यमंत्री का पक्ष। अब बात करते हैं किरण बेदी की। हम जानते हैं कि 2016 के मध्याह्न में वहां पर पहुंचने के बाद वो कैसे सुर्खियों में आई। उनके कई फैसले ऐसे थे जिससे सत्ता पक्ष के लोग भी परेशान हुए, केंद्र की सत्ता के पक्ष के लोग। मसलन सितंबर 2019 में उन्होंने आदेश दिया कि पुदुचेरी में राशन यानी सरकार वाला चावल पीडीएस सिस्टम से बांटने के बजाय राशन कार्ड धारकों के खातों में सीधे पैसा भेजा जाए। इस आदेश पर पुदुचेरी में हंगामा मचा और इसके विरोध में यह तर्क था कि पुदुचेरी में बड़े स्तर पर पुरुषों में शराब पीने की लत रही है। अगर राशन कार्ड धारकों के अकाउंट में सीधे पैसा भेजा जाएगा तो हो सकता है वो अनाज न खरीदें और परिवार को भूखा रहना पड़े, इसलिए राशन देना बेहतर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उपराज्यपाल के इस आदेश के खिलाफ बीजेपी भी थी। फिर सभी पार्टियों ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, लेकिन किरण बेदी अपनी जिद पर अड़ गई। बाद में केंद्र को दखल देना पड़ा। इसी तरह उन्होंने चेन्नई में पानी के संकट पर कहा था कि यह समस्या सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से है। हम जानते हैं कि तमिलनाडु में, चेन्नई जिसकी राजधानी है, सरकार एआईएडीएमके की है जो बीजेपी की सहयोगी है। तो फिर घूम फिरकर बात मोदी सरकार तक आई। सियासी गलियारों से होकर यह बात भी आई कि किरण बेदी को केंद्र से जितना ब्रीफ मिलता है वो उससे आगे चली जाती है। मंगलवार को उन्हें हटाने के आदेश से पहले भी उनके ट्विटर पर यह वीडियो मिलता है जिसमें वो फोन का स्पीकर ऑन कर एक अफसर से बात करती हैं और कोरोना टीकाकरण के मामले में पुदुचेरी के पिछड़ने पर अधिकारी को डांटती हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चुनाव में काम नहीं करने देने के इसी मुद्दे को लेकर उतरने वाली थी और सारी कमियां आती केंद्र पर, इसलिए किरण बेदी को हटाया गया। सीएम नारायणसामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करने की सिफारिश भेज सकते हैं, यानी पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दूसरी तरफ कुछ कांग्रेस से आए नेताओं की मदद से बीजेपी भी अब चुनाव प्रचार में जुटी है। खबर है कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी की भी पुदुचेरी में रैली होगी। दक्षिण भारत में पार्टी को बढ़ाने की जुगत में लगी बीजेपी पुदुचेरी में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये थी आज की खबरें। अब वक्त है विदा लेने का, और विदा से पहले सकारात्मकता की बात करने का। ये वीडियो देखिए। वीडियो में नजर आ रही हैं फेमना मिस इंडिया 2020 की फर्स्ट रनर अप रही मान्या सिंह। ये मुंबई के कार्यक्रम में अपने माता पिता के साथ ऑटो में बैठकर पहुंची। अपना ताज मां और पिता के सर पर रखा। वीडियो खूब वायरल है। मान्या का परिवार यूपी से है, पिता ऑटो चलाते हैं। मान्या 14 साल की थी जब मुंबई आई। पिज्जा जॉइंट में काम किया। किसी ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट में जाती तो उसे उनकी शक्ल और अंग्रेजी को लेकर उनसे खूब सवाल किए जाते।
एक वक्त वो था और एक वक्त ये है जब मान्या की कहानियां सुनी और गुनी जाती हैं। ये मान्या की कहानी है, ये आपकी कहानी भी हो सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक छोटे गांव में, कस्बे में, शहर में कहां पैदा हुए, आपके माता पिता आर्थिक रूप से कितने सक्षम हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप मेहनत करने के लिए कितने तैयार हैं, और इस बात से भी कि उस मेहनत के दम पर जब आप कुछ हासिल कर लें तो अपनी जड़ों को, अपने प्रस्थान बिंदु को भूलें नहीं। इन सब महिलाओं की कहानी आपको लगातार सुना रहा है लल्लन टॉप का नया उपक्रम ऑर्डिनरी। अगर आप हमारा ऑर्डिनरी शो देखना चाहते हैं जिसमें हम औरतों की नज़र से दुनिया की कहानियां, औरतों की कहानियां बताते हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के स्ट्रगल बताते हैं और बताते हैं उनके हिस्से की मुस्कान, तो आप ऑर्डिनरी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, दोनों ब्लू टिक वाले हैं। वहाँ रोज़ रात 9 बजे आपको मिलेगा ऑर्डिनरी शो। इसे देखिए, अच्छा लगे तो सराहिए और अगर सुधार की गुंजाइश लगे तो हमें बताइए। चलते हैं, अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रिया रमानी के द्वारा किया गया खुलासा दफ्तरों में औरतों के साथ होने वाले यौन शोषण को बाहर लाने में मददगार था। कोर्ट ने यह भी माना कि एमजे अकबर स्टेलर रेपुटेशन यानी बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे। कोर्ट ने स्वीकार किया कि दफ्तरों और काम करने की जगहों में औरतों का व्यवस्थित तरीके से यौन शोषण होता है। कोर्ट ने यह भी माना कि उस वक्त यानी साल 1993-94 में औरतों को वर्कप्लेस में यौन शोषण से सुरक्षा देने वाली विशाखा गाइडलाइंस भी मौजूद नहीं थी। साथ ही इस तरह के आरोप लगाने वाली महिला को समाज के द्वारा लगाए लांछन भी सहने पड़ते हैं। समाज को सेक्सुअल अब्यूज झेलने वाली महिलाओं पर इसका क्या असर होता है, ये भी समझना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना कि समाज में अच्छी पहचान रखने वाले पुरुष भी सेक्सुअल अब्यूजर हो सकते हैं और एक पुरुष की रेपुटेशन बचाने के लिए एक महिला के आत्मसम्मान की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। औरतों के सम्मान और बराबरी के बारे में बात करते हुए कोर्ट ने रामायण और महाभारत से उदाहरण भी दिए, जिसके बाद प्रिया रमानी को बरी कर दिया गया। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।